सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर 11 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो होता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज में क्या होता है, दिस काइंड ऑफ सर्विस नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें किसी भी ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी कॉस्ट एक ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करने में लगती है, वो सारी कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। सपोज दैट कि एक ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर को अगर आप हायर करोगे अपने स्टार्टअप या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको उसको कुछ सैलरी देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप उसको 50,000 रुपये सैलरी दे रहे हो और हर मंथ आप 50,000 दे रहे हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साल भर में आपको कितनी सैलरी उसको देनी पड़ेगी। तो वो जो सैलरी वाला पार्ट है आप वो सेव कर सकते हो। इसके अलावा जो यूज़र्स होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, वो खुद से अपने आप मॉनिटर भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। जितनी भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको जब भी उनको ज़रूरत है, उनको दोनों काम वो कर सकते हैं। उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। तो पहले हम वर्ड पे आते हैं कि मॉनिटर कैसे करते हैं। तो वो मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, वो देख सकते हैं उस सर्विस को कि वो सर्विस किस तरीके से काम कर रही है, वो एक्टिव हो गई है कि नहीं हो गई है, उसका सब्सक्रिप्शन जो पीरियड है वो कितना है, कितने मंथ तक के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है, या अनसब्सक्राइब करना है तो उसका क्या, अनसब्सक्राइब करने पर उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, या फिर हम अनसब्सक्राइब करने की प्रोसेस क्या होती है। और साथ ही साथ हम मैनेज भी कर सकते हैं सर्विसेज को। इसका मतलब ये होता है कि हम सर्विसेज को मैनेजमेंट जो होता है वो हम सर्विसेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, और जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का यही मतलब होता है कि लाइक इन द कंपनी ऑल्सो देयर आर सम मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। तो आप उन सर्विसेज को मैनेज भी कर सकते हो नीडेड बेसिस पे। नीडेड बेसिस का मतलब ये होता है कि जब आपको ज़रूरत है तब आप कर सकते हो। जैसे कि सपोज दैट अगर मैंने कहीं मैं अगर किसी होटल में स्टे कर रहा हूँ और मुझे अगर किसी भी टाइम पे भूख लग रही है और मुझे खाने की ज़रूरत है, तो मैं किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे खाने की ज़रूरत है उस टाइम पे मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। और अगर ऐसी सर्विस मुझे प्रोवाइड की जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑन डिमांड सर्विस, कि जैसे ही मैंने फूड ऑर्डर प्लेस किया मुझे खाना जो है वो मिल गया। इन द सेम वे अगर आप फूड ऑर्डरिंग जो ऐप्स होती हैं उनकी बात करें, तो वहाँ भी यही कंसेप्ट होता है कि जैसे ही आपने जिस टाइम पे भी फूड को ऑर्डर किया, वो फूड आपको कुछ ही देर में, जो भी उसका डिलीवरी टाइम होता है उतनी देर में वो आपको मिल जाता है। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग के केस में होता है कि आप 24/7 आप किसी भी टाइम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो होती है हमारी दीज कॉल्ड द ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। उसके बाद आता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। देखिए, नेटवर्क एक्सेस का मतलब ये होता है कि हम किस तरीके से नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनेट चला रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड द नेटवर्क एक्सेस। या फिर आप किसी लोकल एरिया नेटवर्क में हो और आप किसी लोकल एरिया नेटवर्क में कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, तो वो भी नेटवर्क एक्सेस कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप एक सिटी के अंदर कोई एक नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, और वो अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो वो आपका नेटवर्क एक्सेस कहलाता है। या आप अपनी टेलीविज़न सर्विसेज या डिश टीवी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, वो आपका नेटवर्क एक्सेस कहलाता है। अब नेटवर्क एक्सेस में क्या होता है कि ये कई सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं उनको प्रोवाइड कराता है, और प्रोवाइडेड एंड स्टैंडर्ड नेटवर्क्स, प्रोवाइडेड ऑन द स्टैंडर्ड नेटवर्क्स। का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड नेटवर्क्स पर कंप्यूटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। अब स्टैंडर्ड नेटवर्क का मतलब ये है कि भाई जैसे आप सपोज दैट कि आपने एक कंपनी स्टार्ट की अपनी, तो आपका खुद का एक नेटवर्क होगा, दैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क। और या फिर आप वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, दैट विल बी आपका जो इंटरनेट है वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अब स्टैंडर्ड नेटवर्क्स क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि आपने AWS की सर्विसेज ली, अमेजॉन वेब सर्विसेज की सर्विसेज अगर आपने ली, तो वो आपका जो होगा वो आपका स्टैंडर्ड नेटवर्क एक्सेस होगा, या आप स्टैंडर्ड नेटवर्क्स पे आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। यानी AWS का जो नेटवर्क होगा उस पर आपको सर्विस मिल जाएगी। इसका ये बेनिफिट होगा कि उसकी जितनी भी फैसिलिटी है, नेटवर्किंग फैसिलिटी है, वो आपको मिल जाएगी। जबकि आप वो नेटवर्किंग फैसिलिटी अगर खुद अपनी जगह पे ऑन प्रीमाइस, यानी कि आप अपने ही लेवल पे, अपने एंड पे अगर वो नेटवर्किंग सर्विसेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास उतना फंड नहीं होगा या उतने फिनांसेस नहीं होंगे जिसकी हेल्प से आप उन सर्विसेज को अपने एंड पर एक्सेस कर सकें, या फिर अपने एंड पर आप उनको कलेक्ट कर सकें, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अपने एंड पर आप उनको स्टैब्लिश कर सकें। तो ये था हमारा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। के बाद एक और बेनिफिट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का कि आपको हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डिवाइसेस मिल जाती हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, या फिर हम ये बात करें, इससे भी अच्छे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि देयर आर 4 स्टूडेंट्स, 4 अलग अलग तरह, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स। एक 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, वो चारों के चारों जो स्टूडेंट्स हैं,
हर स्टूडेंट की एक सब्जेक्ट पर अच्छी तरीके से कमांड है। तो जब भी एग्ज़ाम से पहले वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट अच्छे से आता है, तो ऐसे 4 स्टूडेंट्स को 4 सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं। तो एक स्टूडेंट जो होता है बाकी के 3 स्टूडेंट्स को जो सब्जेक्ट उसको अच्छे से आता है उसको पढ़ा सकता है। तो चारों स्टूडेंट्स के पास 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियसिटी। ये हेट्रोजीनियस होता है। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस यूज़ करते हैं तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस के थ्रू हमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस डिवाइसेस जो होती हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस को आप एक्सेस कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप डिफरेंट डिवाइसेस के फीचर्स को एक्सेस करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, और जो कॉस्ट होती है आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद आता है रैपिड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो होता है वो इलास्टिक वर्ड से मिलकर बना होता है। इलास्टिक वर्ड का मीनिंग ये होता है, जैसे आपने इलास्टिक देखी होगी, इलास्टिक क्या होती है कि अगर हम उसको थोड़ा सा खींचते हैं तो क्या होता है वो स्प्रेड होती चली जाती है, और अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो श्रिंक होती चली जाती है। इसका ये मतलब है कि जब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज यूज़ करनी है तो आप अपनी आप क्या कर सकते हो, सर्विस जो रिसोर्सेज हैं उनको स्केल अप कर सकते हो। दैट मीन्स आप सर्विसेज को बढ़ा सकते हो। और जब आपको सर्विसेज यूज़ नहीं करनी है, जब ऐसा टाइम आ गया है कि जब आपको सर्विसेज यूज़ नहीं करनी है किसी रीज़न की वजह से, तो आप अपनी सर्विसेज को कम भी कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं रैपिड इलास्टिसिटी। अब यहाँ रैपिड वर्ड भी इसमें ऐड हो गया है। रैपिड वर्ड का मतलब ये है कि आप जो सर्विसेज हैं उनको तुरंत कर सकते हो, जैसे कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज दैट आपके पास किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है और आप उसको अनसब्सक्राइब करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको अनसब्सक्राइब करने के लिए एक पर्टिकुलर डेट का इंतज़ार करना पड़ेगा, या 1 महीने बाद अनसब्सक्राइब कर सकते हो, या 1 साल बाद अनसब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन अनसब्सक्राइब द सब्सक्राइब्ड सर्विस एट एनी टाइम बाय जस्ट गिविंग एंड जस्ट प्रेसिंग द अनसब्सक्राइब बटन एंड फॉलोइंग अप दी ऑपरेशंस। आप बस वो अनसब्सक्राइब बटन या जो भी ऑपरेशन है, जो भी प्रोसेस उसको फॉलो करोगे, मिनटों में तो छोड़ो, आप सेकंड्स में भी अनसब्सक्राइब कर दोगे सारी सर्विसेज को। तो जो भी आपके IT रिसोर्सेज होते हैं आप उनको क्विकली नीड बेसिस पर स्केल आउट भी कर सकते हो और आप उनको स्केल डाउन भी कर सकते हो। इसके बाद आता है रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जो IT रिसोर्सेज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटवर्क्स अवेलेबल है, सर्वर्स अवेलेबल हैं, स्टोरेज अवेलेबल है, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को शेयर कर सकती हैं, वो रिसोर्स पूलिंग कहलाती है। मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे कि कार पूलिंग का हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, वो 3 अलग अलग कंपनीज़ में काम करते हैं, लेकिन उनकी जो कंपनीज़ हैं वो एक ही IT पार्क में है। तो अब 3 लोगों को अपने एड्रेस अपने घर से जो कि थोड़े 100 मीटर या कह सकते हैं कि हम 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो उनको जाना है अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि IT पार्क में। तो उस केस में क्या करेंगे, वो तीनों के तीनों वैसे अगर एक के पास भी कार है तो बाकी के जो 2 लोग हैं उसी कार में बैठ के चले जाएंगे। तो तीनों लोग जो हैं वो एक कार को शेयर करेंगे। तो जो भी खर्चा आएगा, जो भी अमाउंट होगा, जितना भी खर्चा आएगा, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, लेट्स से कि 6,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो तीनों में 2-2 हज़ार रुपये डिवाइड हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो रहा है, यानी कि कार जो है उसका यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, जो कॉस्ट है वो भी कम आ रही है। दैट मीन्स जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी कम हो रहे हैं और एनवायरनमेंट भी सेव हो रहा है। इन द सेम वे रिसोर्स पूलिंग वर्क करता है, जहाँ पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ IT रिसोर्सेज को मल्टीपल एप्लीकेशन के बीच में शेयर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है और जो कॉस्ट है वो एलिमिनेट हो जाती है। मल्टीपल क्लाइंट्स जो होते हैं, दोज मल्टीपल क्लाइंट्स कैन एक्सेस द सेम फिजिकल रिसोर्सेज। जो ऐसी फिजिकल रिसोर्सेज या IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जो IT रिसोर्सेज हैं जो कि आपकी क्लाउड पर डली हुई हैं, वो सारी की सारी रिसोर्सेज जो होते हैं वो मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स कौन होंगे, जो उस क्लाउड के कस्टमर्स होंगे। उसके बाद अगला आता है मीजर्ड सर्विस। मीजर्ड सर्विस मतलब ये है कि आप एक सर्विस को मीज़र कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप जियो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो जियो नेटवर्क का एक ऐप आता है जो कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड होता है। तो अगर आपको 2 GB का डेटा मिला, 2 GB का डेटा का जो प्लान है आपने पर डे के हिसाब से ले रखा है, तो वो 2 GB के डेटा के प्लान में ये रहता है कि आपने जितना डेटा एक्सेस किया है आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, ये मीज़र कर सकते हो। मीज़रिंग मतलब ये होता है कि आप देख सकते हो कि 2 GB में से आपका कितना खर्च हुआ। अगर जैसे 2 GB में से आपका
कितना डेटा खर्च हुआ या फिर कितना डेटा बचा। तो जैसे 700 MB बचा हुआ है, कई बार आप देखते हो 600 MB या 500 MB, या हम कह सकते हैं कि कुछ भी के साइज़ में अपना जो डेटा है वो सेव हुआ है या बचा हुआ है। तो मीज़र सर्विस से क्या होता है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, हम ट्रैक भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम अपनी सर्विस को ट्रैक कर सकते हैं मीज़र में, सर्विस में, जैसे कि हम अपने डेटा के एक्सेस को ट्रैक कर सकते हैं, या हम अपने डेटा का जो साइज़ है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कितना डेटा जो है वो बचा है और कितना डेटा हमने एक्सेस कर लिया है। इवन इन द फ़ोन्स ऑल्सो, कि आप ये भी देख सकते हो कि किस सर्विस में कितना डेटा जो है वो आप खर्च कर चुके हो। उसके बाद आता है कि हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक ऑक्यूपेंट के लिए यू कैन मॉनिटर द बिल। आप बिलिंग को क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, यानी कि जो बिलिंग है आपकी उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो। यानी कि अगर आपने कोई बिलिंग की है तो उसकी इनवॉइस जनरेट होगी और वो इनवॉइस भी आपके पास आ जाती है। या फिर अगर आप कोई पोस्टपेड प्लान ले रहे हैं या जिसमें आपकी पर मंथ आपका बिल आ रहा है नेटवर्क का, एक्सेस का, तो आप उस बिल में भी उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास में टाटा स्काई सर्विस है तो टाटा स्काई सर्विस का भी बिलिंग होती है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस ले रहे हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विस होगी, ये मीज़र्ड सर्विस भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, दैट इज़ मल्टी टेनेंसी। मल्टी टेनेंसी मतलब ये होता है कि मल्टीपल टेनेंट्स जो होते हैं वो एक सिंगल सेट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग में हम कह सकते हैं कि 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और हर फ्लोर पर एक फ्लैट है, ठीक है। तो वो 4 फ्लैट में जो 4 लोग रहते हैं वो किराए से रहते हैं। दैट मीन्स दोज पीपल आर कॉल्ड द टेनेंट्स। So those are paying some kind of amount of money per month to their owner of that building. लेकिन वो क्या करते हैं, मल्टीपल टेनेंट्स इन सिंगल सेट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर उनके नीचे की तरफ पार्किंग है तो पार्किंग जो है वो सभी के लिए कॉमन होगी। वो जो 4 फैमिलीज़ रह रही हैं, चारों फैमिलीज़ के लिए जो पार्किंग है वो कैसी होगी, कॉमन होगी। तो इसका मतलब ये है कि चारों के चारों जो है वो सेम पार्किंग एरिया को जो यूज़ करेंगे और अपने अपने व्हीकल्स को अपने अकॉर्डिंग पार्किंग एरिया को शेयर करके वो व्हीकल्स को प्लेस कर देंगे वहाँ पे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे उस बिल्डिंग में कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको सेट ऑफ रिसोर्सेज हो सकती हैं। दोज द रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड बाय द टेनेंट्स। सो हम इसको मल्टीपल टेनेंसी बोलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है वर्चुअलाइजेशन का। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि वर्चुअलाइजेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी टू एब्स्ट्रैक्ट द अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं एंड प्रेजेंट देम लॉजिकल रिसोर्सेज टू द यूज़र। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके नेटवर्क पर कोई भी एक हार्डवेयर है तो वो हार्डवेयर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, अब आप एक सर्वर यूज़ करना चाहते हैं, आपको डेटा सेव करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत है या स्टोरेज सर्वर की ज़रूरत है या डेटाबेस सर्वर हम जिसे कहते हैं उसकी ज़रूरत है। अब उस डेटाबेस सर्वर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वो डेटाबेस सर्वर को अपने ही प्रीमाइस पे यानी कि अपने प्लेस पर, अपने एंड पर उसको क्या कर लें, ख़रीद लें। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लाउड की सर्विस ले लेते हो तो आपको क्लाउड पर ही वो मिल जाता है। स्टोरेज जो भी स्टोरेज सर्वर है वो आपको क्लाउड पर ही मिल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि आप उसको लॉजिकल नाम दे सकते हैं। तो लॉजिकल नाम देने का मतलब ये, एक होता है फिजिकल नेम, एक होता है लॉजिकल नेम। जैसे कि अगर हमारे पास में एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क पर अगर हम फिजिकल बात करें तो हर एक जो नोड होगी उसका एक आईपी एड्रेस होगा। दैट इज़ अ फिजिकल एड्रेस हम बोल सकते हैं कि भाई उसका एक मैक एड्रेस होगा उस मशीन का। अब एक लॉजिकल नेम मतलब ये है कि हम उसको एक लॉजिकली नाम दे दें कि जैसे कि 5 मशीन है तो हमने ABCDE नाम दे दिया, या 1 2 3 4 5 नाम दे दिया, या PQRST नाम दे दिया। तो दीज आर दी लॉजिकल नेम्स। तो जब हमारी जो एंटिटीज़ हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं तो हम उनको लॉजिकल नेम देकर डिवाइड कर देते हैं, या फिर लॉजिकल नेम से हम उनको जो है वो हम एड्रेस करते हैं कि भाई ये इनके लॉजिकल नेम्स हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि भाई आपका जो वर्चुअलाइजेशन है आप उसको अचीव कर सकते हो। वर्चुअलाइजेशन मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ अगर वर्चुअलाइज्ड है तो वो जो चीज़ है हम उसको ना छू सकते हैं, ना ही वो फिजिकली प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सर्विस एज अ सर्विस की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। और वो जो हार्डवेयर है वो कहीं ना कहीं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड पर क्या कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद में अगला आता है रेजिलिएंट कंप्यूटिंग। अब रेजिलिएंट जो है वर्ड रेजिलियंस वर्ड से मिलकर बना होता है। रेजिलिएंट मतलब ये होता है कि रोबस्ट कंप्यूटिंग हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है उसको हम बोलते हैं रेजिलिएंट। जैसे कि अगर आपने
कोई भी इस तरीके का फ़ोन परचेज़ करने जाते हैं आप कई बार, या फिर आप कई बार कुछ प्रोडक्ट्स परचेज़ करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये रोबस्ट है कि नहीं है। दैट मीन्स अगर वो प्रोडक्ट गिर जाता है तो वो टूट तो नहीं जाता है कहीं। तो कई बार आपने देखा होगा सेल्समैन आपसे बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट जो है सालों साल चलेगा, इसका मतलब ये टूटेगा नहीं, यानी कि ना तो उसमें कोई फॉल्ट आएगा, और अगर फॉल्ट आता भी है तो उसको टॉलरेंट कर पाएगा। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट को गलती से गिर जाए या कोई फेंक दे तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट टूटेगा नहीं। तो रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंट जो होता है वो रेजिलिएंट कंप्यूटिंग में होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिडंडेंसी क्या होता है। रिडंडेंसी मीनिंग ये होता है कि कोई भी एक, जैसे आपके पास में कोई एक चीज़ है, उसकी आपने कॉपी क्रिएट कर दी, तो उसका ये बेनिफिट होगा कि पहली वाली जो चीज़ है अगर आपकी, जैसे सपोज दैट कि आपके फ़ोन में ये डेटा की अगर हम बात कर लें, तो अगर आपने डेटा का अपना बैकअप जो है वो गूगल क्लाउड पे लेके रखा है और किसी कारण से आपका फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाता है, तो सारा डेटा फ़ोन से चला जाएगा, लेकिन गूगल क्लाउड पे जो डेटा है वहाँ से आप पूरे के पूरे डेटा को फैच कर सकते हो। जो भी आपके फ़ोन नंबर्स फ़ोन में थे वो सारे के सारे आपके पास वापस आ सकते हैं। तो ये कहलाती है, ये पॉसिबल हो पाता है बैकअप की वजह से। और रिडंडेंसी मतलब ये होता है कि सेम कॉपी क्रिएट करना या सेम डेटा का डुप्लीकेट डेटा जो है, डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब ये होता है कि अगर किसी कारण कोई फॉल्ट आ जाए तो वो उसको टॉलरेंट कर सके या टॉलरेट कर सके। इसका मतलब टॉलरेट करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉल्ट आ गया तो वो उसको टॉलरेट करने का मतलब ये है कि वो सिस्टम जो है उतने टाइम के लिए रुकेगा नहीं, वो सिस्टम कॉन्टिन्यूसली काम करता रहेगा भले ही उसमें फॉल्ट आ जाए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि घरों में हमारे पास में लाइट, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं हमारे पास में, और हमारे पास में कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि जनरेटर्स वगैरह भी होते हैं कहीं पे, बड़ी बड़ी जो मॉल्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े मैरिज हॉल्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर लाइट चली जाती है तो लाइट का जाना एक फ़ॉल्ट टॉलरेंट का एग्जाम्पल हो सकता है। लाइट का जाना फॉल्ट हो सकता है, लेकिन लाइट जो प्रोवाइड की जा रही है, उससे जो भी मशीन्स चल रही हैं वहाँ पे, या जो भी डिवाइसेस चल रही हैं, वो डिवाइसेस बिना रुके काम करते रहें, तो दैट इज़ कॉल्ड द फॉल्ट टॉलरेंट। तो वहाँ पे जनरेटर्स इन्वर्टर्स जो हैं वो प्रॉपर जो है काम उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। इसके बाद आता है हाई अवेलेबिलिटी एंड द रिलायबिलिटी। तो इसमें हाई अवेलेबिलिटी भी होती है और रिलायबिलिटी भी होती है। रिलायबिलिटी मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा हम इस पर विश्वास कर सकते हैं या इसकी सर्विसेज को ट्रस्ट कर सकते हैं, और हाई अवेलेबिलिटी मतलब ये होता है कि कितना ज़्यादा हाईली अवेलेबल है। भाई जितना ज़्यादा हाईली अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा रेजिलिएंट होगा, और उतना ही ज़्यादा कोई चीज़ अगर हाईली अवेलेबल है तो उतनी ही ज़्यादा रेजिलिएंट होगी या रेजिलियंस पावर उसकी होगी। क्योंकि अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगा तो रेजिलियंस कैसे होगा, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट आता है, जैसे कि सपोज दैट कि अगर आपके पास में जनरेटर ही नहीं है या अवेलेबल नहीं है जनरेटर, एंड लाइट चली जाती है तो फिर उस केस में कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हाई अवेलेबिलिटी जो है दैट also comes under the resilient computing characteristic of the cloud computing. Now coming to the next point, which is the flexible pricing models. So flexible pricing models means there is a pricing model which is flexible. Flexible means कि pay per use, एक word आता है pay per use. So flexible means हो जाए, जैसे कोई भी चीज़ flexible होती है तो हम कहते हैं कि इसको मोड़ सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं अच्छे से, या फिर घुमा सकते हैं इसको, या बेंड कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स का मतलब ये होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज के डिफरेंट पेमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने डिज़नी प्लस हॉटस्टार जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है OTT प्लेटफॉर्म, उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो डिज़नी प्लस हॉटस्टार में क्या होता है कि आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप, लेकिन अगर आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ 1 महीने तक वो सर्विस यूज़ करनी है, उस पर 1 महीने तक आपको मूवीज़ या वीडियोज़ देखने हैं, तो फिर आप सिर्फ 1 महीने की सर्विस लोगे। ये जो होती हैं आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज होती हैं। दैट मीन्स आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपकी सर्विस एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही आप अनसब्सक्राइब करोगे आपकी सर्विस डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आपका क्या रहता है, स्पॉट प्राइसिंग रहती है। स्पॉट प्राइसिंग मतलब ये रहता है कि ऑन द स्पॉट आपको प्राइस करना, ऑन द स्पॉट आपको पता होता है कि इसकी कितनी प्राइस है और वो आप उसका पे कर सकते हो। यानी कि ऑनलाइन जब आप जाओगे तो ऑनलाइन जाके आप डायरेक्ट उसको पे कर सकते हो, आपको दिख जाएगा कि 150 रुपये लगेंगे या 200 रुपये लगेंगे, एंड यू कैन पे दैट अमाउंट ऑफ मनी। यूज़र्स कैन चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। यूज़र्स जो होते हैं वो बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स में, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस होते हैं उनके पास। जैसे कि अगर हम OTT प्लेटफॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार का ही फिर से एग्जांपल ले लें, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन होता है, 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन होता है, 6 महीने का भी सब्सक्रिप्शन होता है। ऐसे रिचार्जेस होते हैं आपके, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिचार्जेस का ऑप्शन मिलते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिचार्ज करा सकते हैं और जो सर्विस है वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सिक्योरिटी। सो प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स डेटा इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड द सिक्योरिटी
characteristic या security feature of the cloud computing ensures the privacy of the sensitive information. As we know, there are some information which is very much sensitive to us and that cannot be shared other than us to anybody. हमारे अलावा किसी और को शेयर नहीं होनी चाहिए. कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे कि कई हमारा जो डेटा है, जैसे कि हमारे अगर मार्कशीट्स हैं, हमारा यूज़र आईडी है, हमारा यूआईडी कार्ड है, या फिर हमारा पैन कार्ड डिटेल्स है, हमारे अकाउंट डिटेल्स हैं, अकाउंट पासवर्ड्स हैं, या फिर हमारी नेट बैंकिंग पासवर्ड्स हैं. तो ये हमारा जो है डेटा है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और इसके लिए क्या है, प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होना चाहिए. तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब क्लाउड पर डेटा जाता है तो जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो उस डेटा को हमें जो हैकर्स होते हैं, अटैकर्स होते हैं, उनसे उसको सेव करना होता है क्योंकि हैकर्स और अटैकर्स कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हैं डेटा को स्टील करने के लिए. देयर आर मैनी अटैकर्स दोज कैन स्टील द डेटा. तो वी हैव टू इंश्योर द सिक्योरिटी सर्विस. हमें एक सिक्योरिटी सर्विस इंश्योर करनी होती है. तो हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ या मैकेनिज्म यूज़ करके सिक्योरिटी को इंश्योर करता है. तो सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो is one of the characteristics of the cloud computing. Now coming to the next point which is automation. Automation में क्या होता है कि it is highly automated, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड होता है. दैट मीन्स ऑटोमेशन मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली काम कर जाए. जैसे कि अगर हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करें तो उसमें ऑटोमेटिक काम होता है. भाई उसमें अगर आप कपड़े धोगे तो क्या होता है कि कपड़े धोने के जैसे कपड़े जो है वो आपके वॉश हो जाते हैं एंड वॉश होने के बाद ऑटोमेटिकली जो कपड़े होते हैं वो आपके ड्रायर में चले जाते हैं, ड्रायर वाले पोर्शन में, और ऑटोमेटिकली वो ड्राई हो जाते हैं. एंड आफ्टर द ड्राई टाइम कम्प्लीट्स तो आपको जो भी आपके कपड़े हैं वो धुलकर जो है ड्रायर में स्टोर हो जाते हैं एंड यू कैन पिक देम अप. अब क्या होता है कि इन द सेम वे हाईली ऑटोमेशन जो क्लाउड सर्विस होती हैं वो हाईली ऑटोमेटेड होती हैं. दैट मीन्स कई बार आप उनको शेड्यूल कर दिया तो वो ऑटोमेटिक, शेड्यूल नहीं भी किया तो भी वो ऑटोमेटिक रन होने लग जाती हैं. या आपने शेड्यूल कर दिया अपने टाइम के हिसाब से कि इतने पर्टिकुलर टाइम पे या इस टाइम पे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए तो वो एग्जीक्यूट होने लगेंगी. आपको बार बार इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. उसके बाद आता है डिप्लॉय एंड मैनेज रिसोर्सेज. आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को डिप्लॉय भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो. यानी कि डिप्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उस सॉफ्टवेयर को आप डिप्लॉय भी कर सकते हो क्लाउड पे. तो डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. दैट मीन्स आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हो. और आप क्या कर सकते हो, रिसोर्सेज को मैनेज भी कर सकते हो. तो रिसोर्सेज जो होती हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो. बहुत सारी पॉलिसीज़ मिलती हैं जिनके थ्रू आप उनको मैनेज कर सकते हो रिसोर्सेज को क्लाउड पर. एंड द मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन. ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअली इंटरवेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है. कई सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जैसे आपने अगर एक बटन प्रेस किया तो एक बटन प्रेस करने पे हो सकता है 5 प्रोसेस रन हो जाएँ. तो आपको पाँचों प्रोसेस को रन करने के लिए 5 बार बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, उसी पे बाकी की 5 प्रोसेस जो हैं वो रन होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो अपने जो भी उनका टाइम है उसमें वो कंप्लीट हो जाएंगी. इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा जो आता है दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी. तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि कोई भी चीज़ सस्टेनेबल प्राइसेस पर हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग में. और ये एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स भी हम कह सकते हैं कि भाई हमारे जो डेटा सेंटर्स होते हैं, एक्चुअली डेटा सेंटर्स एक वर्ड आता है जो बार बार क्लाउड कंप्यूटिंग में रिपीट होता है. तो डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, जहाँ पे डेटा जो है वो कलेक्ट होता रहता है फोर्टनाइट बेसिस पे या मंथली बेसिस पे. तो जो डेटा है वो एक सेंट्रल प्लेस पे जाके इकट्ठा होता है तो उसको हम डेटा सेंटर्स बोलते हैं. तो हर क्लाउड के पास डेटा सेंटर्स होते हैं तो हमें खुद के डेटा सेंटर्स नहीं मैनेज करने पड़ते हैं. अगर हम किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि अमेजॉन का AWS सर्विस ले रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या होता है कि डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स मिल जाते हैं. तो सस्टेनेबल प्राइसेस का मतलब ये होता है कि नॉमिनल प्राइसेस पे हमें मिल जाते हैं. बहुत कम पैसा खर्च करने की मतलब बहुत कम प्राइस पे नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता हो. तो हमें एक नॉमिनल रेट, एक एवरेज रेट पर इजीली डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं. एंड यूज़ ऑफ द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो सोसाइटी के लिए है वो ये है कि हम एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जो एनर्जी सोर्सेज का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको सेव कर सकते हैं. जैसे कि ये बहुत एक भलाई का काम है. जैसे कि हम
जो इन्वायरमेंट है उसमें आप एज अ सिटीज़न हम कह सकते हैं कि अपने इन्वायरमेंट में हम एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ टेक्नोलॉजिकल पर्पस से या फिर हम कहें कि ऑफिशियल पर्पस से ही नहीं, लेकिन कितना अच्छा पॉइंट अभी हमने देखा उस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से भी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा हमारे लिए एडवांटेजियस है। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। इफ़ यू like this video, then please subscribe my channel for more such videos, and wish you very good luck to grab a job in the cloud computing, because there are lots of opportunities available in the cloud computing market. So at this positive note, I would like to end this video. Thank you so much.